अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में जो कुछ भी हालात होते जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और आज हम इस मसले पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरा का पूरा एक मुल्क, पूरा एक देश जेल में तब्दील हो गया है और ये देश है अफगानिस्तान और जेलर है तालिबान। एक पूरी कौम, एक पूरा देश, एक पूरी सभ्यता एक अंध गुलामी की तरफ बढ़ चुकी है और दुनिया के सामने ये सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब खामोश हैं। जिस कदर तालिबान ने और जिस तेजी की रफ्तार के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा किया है वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। अफगानिस्तान से डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है और तालिबान ने बंदूक की जोर पर वहां कब्जा कर लिया है। सवाल यह उठता है कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, नाटो और आस पड़ोस के देश इस पूरे मसले पर खामोश क्यों हैं? अफगानिस्तान के करोड़ों हमारे भाई बहन गुलामी के उस अंधकार में जा रहे हैं और उन्हें हम जाते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने हजारों साल की मुसलसल गुलामी झेली है, अब वो वापस तालिबान के उस शासन की तरफ जा रहे हैं जहां पर सिर्फ अंधकार है और कुछ नहीं है। लोगों ने 1999 से लेकर 2001 तक का तालिबान का शासन देखा है और महसूस किया है कि किस प्रकार से दमन, उत्पीड़न, हत्याएं, बर्बरता, क्रूरता वहां के नागरिकों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ होता है। अभी दिखावे के लिए तालिबान भले ही अपने सॉफ्ट फेस दिखा रहा हो, लेकिन वास्तविक तालिबान क्या है ये दुनिया को सब हकीकत पता है। अचानक ऐसा अफगानिस्तान के भीतर क्या हुआ कि 11 दिन के भीतर उनकी पूरी सरकार ढह गई, पूरी मिलिट्री कोलैप्स कर गई, पूरी अफगानिस्तान एयरफोर्स कोलैप्स कर गई और चंद फाइटर्स ने, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, उन्होंने इतनी बड़ी मिलिट्री को हराकर पूरे देश जीत लिया। क्या वाकई में अफगानिस्तान के लोग तालिबान का शासन चाहते हैं? जवाब है नहीं। अगर चाहते होते तो इतनी बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? अफगानिस्तान छोड़ क्यों देना चाहते हैं लाखों लोग? जिनके पास भी थोड़े से संसाधन बहनों भाइयों हैं और जिनके अंदर थोड़ी सी जागरूकता है और जो जिंदगी के प्रति जिनका अभी भी आकर्षण और मोह है, वो अफगानिस्तान आज की डेट में छोड़ देना चाहते हैं। कोई वहां रहना नहीं चाहता है। पूरा देश एक जेल में तब्दील हो चुका है। जिस प्रकार के दमन और उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं वो कंपाने के लिए पर्याप्त हैं। भारत में भी हजारों की तादाद में अफगान भाई बहनों को किसी तरह यहां शरण दी गई, लेकिन स्थितियां विकट हैं, विशेष तौर पर काबुल में। अभी मैं जब डिबेट करने आ रहा था तो मुझे बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में तमाम लोग, असंख्य लोग मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान में। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब से थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमला है। पेंटागन ने इसे कंफर्म भी किया है। मसला इस बात का है कि अफगानिस्तान से निकलने वाले इन लोगों को बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? अगर ये अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तालिबान के शासन में नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या संयुक्त राष्ट्र की, अमेरिका की, नाटो की भूमिका नहीं होनी चाहिए? और मैं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता हूं कि इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? भारत का कहना है आधिकारिक रूप से हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन हम खामोश बैठ के नहीं देख सकते। हम रीजनल सुपर पावर हैं, हमें इस मसले पर इंटरवीन करना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात काबुल के भीतर बिगड़ रहे हैं, स्थितियां खराब हो रही हैं और आज काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ यह धमाका, यह हमला, यह साबित करता है कि तालिबान बहनों भाइयों बदला नहीं है। पहले से ज्यादा क्रूर, पहले से ज्यादा हिंसक, पहले से ज्यादा आक्रामक और पहले से ज्यादा पैसे वाला हो चुका है। अगर अमेरिका को लगता है कि उसने अभी तालिबान का से दामन छुड़ाकर, अफगानिस्तान से अपना पल्ला छुड़ाकर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए, यह अमेरिका की भूल है। मजबूत तालिबान हमेशा यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा है और भारत के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि आज तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है और पाकिस्तान भारत के लिए क्या खतरा है ये किसी छिपा नहीं है। तो भारत अपनी चिंताओं से अलग नहीं हो सकता है।
हमारे खित्ते में, हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इतनी भयानक अस्थिरता आई हुई है तो हमें इस पर कुछ करना ही पड़ेगा। हमारा हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हमारे कूटनीतिक रिश्ते, हमारा व्यापार, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा, यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसला होना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका के पिछलग्गू नाटो देशों ने अफगानिस्तान से अपना दामन छुड़ाया, यह आश्चर्यजनक है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस बात को अब तक दुनिया से छिपाया गया कि कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ समझौता क्या हुआ था। क्या वाकई में अमेरिका ने तालिबान को यह कहा था कि 31 अगस्त तक पूरा अफगानिस्तान खाली कर देंगे? तालिबान तो यही कह रहा है और अमेरिका का एक्शन भी यही बता रहा है, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में जैसे ही बगराम एयरपोर्ट खाली हुआ उसके बाद से तालिबान की स्पीड बढ़ गई और अब 31 अगस्त की डेडलाइन है। यह डेडलाइन किसने तय की है? दोहा समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? दोहा में हुए समझौते के में शर्तें क्या थीं? क्या भारत को विश्वास में लिया गया? भारत भी एक स्टेक होल्डर है। क्या नाटोज ने, क्या अफगानिस्तान ने, क्या दूसरे मुल्कों ने भारत को विश्वास में लिया? या समझौता होने के बाद भारत को सिर्फ उसमें गवाह बनाने के लिए बुलाया गया था? भारत की जनता यह जानना चाहती है। हमारे टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया और हमारे कूटनीतिक रिश्ते, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक और देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। और दोहा समझौते की चीजें सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही हैं? क्या अफगान के लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? जवाब है हां, उनको छोड़ दिया गया है। वो लावारिस हालत में हैं। अफगानिस्तान अब एक गुलाम देश है जहां बर्बरता है, क्रूरता है और तालिबान का शासन है। महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया है। और याद करिए, पिछला शासन तालिबान का, जहां महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी थी, उनकी पढ़ाई पर पाबंदी थी। मध्ययुगीन बर्बरता के उस दौर में अफगानिस्तान प्रवेश कर चुका है जहां आज का युवा जाना नहीं चाहता है। उसकी आंखों में भी सपने हैं, जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी के बदले क्या मिली? जहालत। पूरा अफगानिस्तान जहन्नुम में तब्दील कर दिया गया है। आज आप कुछ बयान सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। Be a lot of activity on the Afghanistan front, but at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में, जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीज़ें बाद में बताए जाएंगी। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। कि जब मान लीजिए हमारे भारतीय फंसे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब हमारी 500 परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ परियोजनाओं में काम हो रहा है, वहाँ भी अधिकारी, हमारे निर्माण वाले अधिकारी, ठेकेदार, वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालेंगे? तो आप तालिबान से बात करेंगे या वहाँ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? ये हम लोगों ने सवाल रखा, तो इसमें सरकार ने कोई अभी इस पर जवाब नहीं दिया। बहनों भाइयों, बड़ी तादाद में विदेशी और उन मददगार अफगानियों को अमेरिका ने कसाई के हवाले छोड़ दिया है जिन्होंने अमेरिका की तालिबान से लड़ने में मदद की है। अब तालिबान इनका क्या करेगा, ये सोच भी नहीं सकते हैं आप कि इनके साथ क्या क्रूरता आने वाले दिनों में होने वाली है। मेरे साथ आज की डिबेट में अब्दुल रहमान खरोजी साहब जुड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं। जनरल NB सिंह, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कामरान साकी, रॉयल न्यूज के पाकिस्तान के एडिटर इन चीफ हैं और लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओंकारनाथ सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता। रविंद्र शुक्ला जी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब्दुल रहमान साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी जब मैं डिबेट करने आ रहा था तो मुझे एक बहुत ही बुरी खबर
मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर कोई धमाका हुआ है जिसमें हमारे तमाम अफगान भाई बहन मारे गए हैं। मुझे बड़ी हार्दिक संवेदना है उन लोगों के साथ जो कुछ भी घटना हुई, लेकिन जो भी घटनाक्रम है ये बड़ा हैरान और परेशान करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अफगानी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं जो कुछ भी तालिबान का शासन अफगानिस्तान में है। अब्दुल रहमान साहब। जी, मेरा नाम नईम पठान है। अब्दुल रहमान साहब अभी नहीं है। ओके। तो मेरा नाम नईम पठान है और वज़ीराबाद में रहता हूँ 32 सालों से जी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी गरीब लोगों के आवाज़ दुनिया के सामने पहुँचा रहे। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन ने हमारे अफ़गानिस्तान की 20-25 हज़ार आदमियों को फना दिए है और हमारे लिए हमारे घर की हमारे बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। हमारी जान और माल दोनों हिफाजत में है इस देश में। हम हिंदुस्तान की शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तालिबान के शासन के बारे में, तालिबान ने जिस प्रकार से कब्जा किया अफगानिस्तान, उसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं, ओपिनियन क्या है आपकी? हमारे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा है या पहले जो अफ़गानिस्तान का सरकार था, सरकार तो एकदम ऐसे बिल्कुल अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गया जैसे कभी कोई सरकार था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद जो तालिबान शासन आई है, तालिबान से जिस तरह से अभी लोग डर रहे हैं, जो सब लोग कहीं भाग रहे हैं, कोई कहीं भाग रहे हैं, जिस तरह से मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों ने देखा जो लोग हवाई जहाज़ों से नीचे गिर गिर के मर रहे हैं या बिल्कुल ज़मीन पे उनके चिथड़े हो जाते हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोगों में कितना खौफ है, कितना डर है एक तालिबान के नाम से कि हर आदमी वहाँ से निकलना चाह रहा है। हमारे यहाँ पे कम से कम जब हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमारा धरना चल रहा है, यहाँ पे कम से कम हमारा 5-6 हज़ार आदमी रोज़ आना आते हैं। शाम को 2000 रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं घरों पे अपनी बीवी बच्चों वाले बच्चों ने। नईम पठान साहब, जब आपने वो तस्वीरें देखी कि हजारों अफगान भाई बहन हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जहाज में चढ़ने के लिए भाग रहे थे, गिर रहे थे, मर रहे थे, आप लोग के मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में ये चल रहा था कि जितने भी हमारे अफगान महाजरीन जितने भी किसी भी देश में, हम सब खून के आंसू रो रहे थे। हमारे लिए और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए, ना हम उनके लिए जा सकते हैं, कुछ भी सुविधा नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ ये है कि जो भी कंट्री अच्छी है, थोड़ा से जैसे हमारा हिंदुस्तान कंट्री है, सुपर पावर है, और देश है सुपर पावर है, तो हमारे इन देशों से अपील है जो हमारे अफगान भाइयों के वहाँ एयरपोर्ट में जो मुश्किलात है, उनके ऊपर जो बमबारियाँ हो रही है, उनको जो मारे जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर भी कई लोग हमारे शहीद हुए, मरे हैं, किसी की भी गोलियों से मरे हो। मगर ये अफसोस हमारा है, हम चाहते हैं कि उन सब लोगों को दूसरी कंट्री पनाह दिया और उनको दूसरी कंट्री में भेज दिया जाए क्योंकि उनकी जान और माल दोनों उस देश में ख़तरे में है। आप मुझे बताइए कि आप अफगानिस्तान के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो तालिबान का शासन चाहते हैं या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, एक चुनी हुई अपनी सरकार चाहते हैं? देखो, हम बाहर देशों में छोटे बड़े हुए हैं तो हमारे को जो डेमोक्रेसी हुकूमत चाहिए। डेमोक्रेसी में है कि हम अपने खुद कमाए और ख़ुद खाए, हम किसी के मोहताज न रहे, हम अपनी मर्ज़ी से जिए और अपनी मर्ज़ी से दुनिया के आखिरी सांस तक अपने रुखसत ले लें। ज़िंदगी मेरी है, मैं किसी को और के कहने पे चलूँगा या मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला और करेगा। ये यहाँ से हमारे जितने भी अफगान महाजरीन हैं हिंदुस्तान में या किसी भी देश में कहीं पर भी हो, हम किसी के हाथों के नीचे ग़ुलाम बनना नहीं चाहते। हम अपनी आज़ादी, अपनी मेरी लाइफ है, हम सब अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। अगर अभी तालिबान हुकूमत आई है, अगर वो हमारे लिए डेमोक्रेसी देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके साथ जैसे पहले तालिबान के साथ हो रहा था वो आज फिर उनके साथ वही आलम हो जाएगा। 2-4 साल 5 साल चल जाएंगे, उसके बाद फिर अफगानिस्तान जो आवाम है, जनता है, वो सब उनसे नाराज़ हो जाएगा। फिर वही एक देश तो हमारे एक तरह से तो अभी हमारे देश के हालात देखो कि हमारा देश लूट गया, एक तरह से बर्बाद हो गया, लूट गया एक तरह से। हमारे जहाज़ किसी देश में चले गए, हमारे टैंक किसी देश में चले गए, हमारे अफगानिस्तान का बोले जाओ किसी और देश में चला गया, हमारा देश लूट गया एक तरह से। ये नहीं कि हम कहें कि भाई हमारे देश में लड़ाई झगड़ा हो, नहीं, हमारे देश को दुनिया ने लूट लिया, किसी की भी नाम से लूट लिया, चाहे वो तालिबान हो या वो सरकार हो, हमारा देश लूट गया। अब हमारे देश में वहाँ कुछ नहीं और यहाँ हम जो महाजर है हमारे पास भी कुछ नहीं है। नईम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के ताज़ा सूरत हाल के लिए आप किसे कसूरवार मानते हैं? ताज़ा कसूरवार के तो सारे दुनिया का पता है। अगर ये सब वोटिंग हो जाती, जैसे हिंदुस्तान में हमारी वोटिंग हो जाती है, कोई भी पार्टी जीत जाती है, अगर इस तरह से वोटिंग हो जाती तो कोई सही था, हम जो गनी साहब हमारा बैठा था वो वोटिंग में अपने जीत लेता, कोई या तालिबान जीत लेते या हमारे जो पहले प्रधानमंत्री था वो राष्ट्रपति था वो जीत लेता। मगर यहाँ पे वोटिंग नहीं हुआ, यहाँ पे तो बंदूकों की ताकत से छीना गया।
जो चीना का एक चीज़ होते है जनता को एक इंसान को जनता लाते हैं पब्लिक में, और एक इंसान अपनी बदमाशी से आते हैं। अच्छा, ये आप हुकूमत तो जो है अफगानिस्तान अपनी के जनता ने रहने लाई वाले है, हैं, ये एक हुकूमत सवाल अपनी का जवाब बदमाशी से आई दीजिए। है। एक सवाल है आपसे, और पूरी दुनिया उस सवाल का जवाब चाहती है कि 11 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि 3 लाख सैनिकों की एक पूरी मिलिट्री, एक पूरी एयरफोर्स और एक पूरी सरकार चंद जिहादी फाइटर्स के सामने घुटने टेक गई? ऐसा कैसे हो गया? इसी चीज़ के लिए हम भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि हमारे पास इतना सुपर पावर था, हमारे पास हर चीज़ था, और तालिबान के पास छोटे छोटे हथियार, उतनी कोई ज़्यादा बढ़ावा उनके पास, कोई हवाई जहाज़ नहीं, कोई टैंक नहीं, खाली एक बातों बातों में उन्होंने अफगानिस्तान को कब्ज़ा कर दिया। ऐसे हमारी समझ से भी बाहर है कि हमारे जो सरकारी ताकतें थे, जो हमारे टैंक हवाई जहाज़ थे, वो सब कहाँ चले गए? वो सब को उनके कंट्रोल क्यों नहीं करा? तालिबान को उन्होंने कंट्रोल किया, तालिबान के ऊपर क्यों नहीं करा? तालिबान आगे कैसे आ गए? तो ये सब चीज़ें एक सवाल है। जैसे बहरहाल हुकूमत अफगानिस्तान में आएगी, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। अफगानिस्तान के आवाम इस सरकार से भी पूछेंगे कि भाई हमारे पास जब इतना ताकत था, आप तो सारा अमेरिका ताकत को इसके कहाँ लिए गया जो कितना अब तालिबान कसूरवार मानते एक हैं? मुट्ठी भर लोग कामयाब हो गए। आप अमेरिका को कितना किसको? कसूरवार, अमेरिका को कितना कसूरवार मानते हैं? अमेरिका को हम पूरा कसूरवार मानते हैं। अगर उन्होंने हमारे अफगानिस्तान में 10-20 साल हुकूमत कर लिया और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और उसके बावजूद भी उन्होंने तालिबान के हवाले कर दिया हमारे देश को, देश में पूरा कसूरवार है। अभी तालिबान ने, अमेरिका ने अफगानिस्तान किससे आज़ाद कराया था? तालिबान से। और आखिर में अमेरिका ने क्या करा? तालिबान के हवाले कर दिया। इन्होंने अमेरिका ने जो 20 साल हमारे देश में करा, क्या करा? मतलब ये कि अमेरिका जब तक उसको कमाई थी अफगानिस्तान से, जो हमारे अफगानिस्तान में हेरे जवेरा जो भी कुछ था, हमारे पहाड़ों में था, हमारी ज़मीनों में था, वो अमेरिका सब ने निकाल के ले गया। उसके बाद जब अफगानिस्तान में कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने फिर तालिबान के हाथ में हमारे देश नईम साहब, आप हमारे साथ डिबेट में अफगानी नहीं चाहते, जुड़े रहिएगा। और अब भी कुछ अन्य मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं रविंद्र शुक्ला जी का रुख करता हूं। फार्मर मिनिस्टर हैं और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और विदेशी मामलों में खासी रुचि रखते हैं। शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत की स्टेक बड़ी है, और इस पूरे खित्ते, इस पूरे रीजन में हम एक रीजनल सुपर पावर हैं। अफगानिस्तान के मामले पर हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी भी प्रभावित होती है और हमारा हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो हम वेट एंड वॉच की पोजीशन पर क्यों हैं? आपने जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें बाहर निकल के जो लोगों ने चर्चा की है, उसमें 2 तरह की चर्चा की। उन्होंने जब कहा कि वे वेट एंड वॉच की बात की, फिर उन्होंने कहा कि जब हमको इस पर कुछ शंकाएं हुई तो मैंने अलग अलग प्रश्न उनको किए, और उन प्रश्नों का उन्होंने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया। जब सारे दल सेटिस्फाइड हो गए, इट मीन्स कि अंदर अंदर जो तैयारी है वो ठीक है, सारे दलों ने उसको स्वीकार किया है। बहुत सारी ऐसी कूटनीतिक बातें होती हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने उन बातों को सार्वजनिक नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि कश्मीर की एक महिला जो मुख्यमंत्री रह चुकी है, वहाँ से जिस तरह का बयान दिया, निश्चित रूप से वह बहुत खतरनाक है और वो देशद्रोही मानसिकता का परिचायक है। एक बात और कहना चाहता हूं जी, कि ये केवल खतरा तालिबान केवल हम लोगों के लिए नहीं है या अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए, मानवता के लिए खतरा है। और इसमें मुस्लिम, जैसा अभी आप कह रहे थे कि आज की जो पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, वो पीढ़ी अभी आदिम युग में जीना नहीं चाहती, और वो निश्चित रूप से उसको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए विश्व के सारे लोग जितने युवक हैं, उस युवा शक्ति को मैं ये बात कह रहा हूं कि उनके लिए भी यही ठीक होगा कि इन तालिबानी मानसिकता के विरुद्ध पूरी दुनिया के सारे युवा एक साथ खड़े हों और उनको पूरी तरह से हतोत्साहित करें ऐसे लोगों को। शुक्ला जी, मेरा एक तालिबान को प्रश्रय दे रहे हैं। आपसे एक सवाल है प्रमुख रूप से कि दोहा सम्मेलन जब आयोजित किया गया और दोहा में जब समझौता हो रहा था नाटो और तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, क्या भारत को विश्वास में नहीं लिया गया और कोई एक डेडलाइन देकर वहाँ से पुल आउट कर लिया गया, और भारत को की इसमें कोई भूमिका नहीं रही, जबकि हमारा इतना बड़ा, हम स्ट्रेटजिक पार्टनर भी थे वहाँ पे, हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट में भी था? क्या अमेरिका ने भारत को बिना विश्वास में लिए तालिबान के साथ कोई अंडरहैंड डीलिंग कर ली? देखिए, ये तो सबको नंगी आंखों से दिख रहा है कि अमेरिका ने सारे विश्व के साथ धोखा किया है।
अब सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट स्तर की बात है, जिसमें मेरा बयान देना कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया जान गई है कि अमेरिका का चेहरा क्या है। अपने हितों के लिए वो सारे विश्व को दांव पे लगा सकते हैं, मानवता को दांव पे लगा सकते हैं। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनमें कहीं न कहीं पीछे ये लोग खड़े दिखाई देते हैं। और अभी से नहीं, वर्षानुवर्ष का इतिहास जब आप खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में अस्थिरता पैदा करने का काम ये कहीं न कहीं ये लोग करते हैं, केवल अपनी सुपर्टी आपका शुक्रिया रविंद्र शुक्ला जी। मैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकारनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये जो कुछ भी काबुल और पूरा अफगानिस्तान के भीतर हो रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। अभी जब मैं डिबेट में आ रहा था तो एक हमले की खबर भी आई कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। एक बड़ी अफसोसनाक हालात हैं वहाँ पे। आप इसके लिए किसे कसूरवार मानते हैं और क्या हम बेहतर कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए? देखिए ब्रजेश जी, इस समय अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ख़राब है और उसकी वजह से भारत की जो बॉर्डर पर स्थित है वो भी बहुत गंभीर है। भारत सरकार जो कर रही है इस विषम परिस्थितियों में, इस गंभीर परिस्थितियों में हम जो हैं भारत सरकार के साथ खड़े हैं। वो भारत की रक्षा करने के लिए जो भी उचित कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। कुछ सवाल है जो पूछे गए थे उनसे और उन्होंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन इस समय उन बातों को कहने का समय नहीं है, क्योंकि हम तीनों तरफ से हमारी स्थिति जो है बॉर्डर पे अच्छी नहीं है और हम एक ऐसे पोर्शन से बात कर रहे हैं जहां सरकार नहीं है, जहां किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट नहीं है और वो उस गवर्नमेंट पे कब्जा किसका होगा ये भी अभी तय नहीं है। तालिबानी इस समय वहाँ पर हैं, लेकिन उनका भी विरोध हो रहा है, जगह जगह उनसे युद्ध हो रहा है और जो ये काबुल एयरपोर्ट पे ये हुआ है, इससे अन्य देशों के नागरिकों को बाहर आने में अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हताशा से स्थित है। और अमेरिका ऐसे देश से ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिस तरह से उन्होंने इसको छोड़ा है। अगर उन्होंने छोड़ा और साल 2 साल पहले से वो ये तैयारी कर रहे थे तो कम से कम उनको पहले और चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था। भारत का इतना निवेश है, भारत को विश्वास में लेना चाहिए था और मुझे नहीं लगता कि भारत को इसकी जानकारी नहीं रही होगी। जी, जरूर रही होगी कि ये यहाँ से अब जाएंगे तो हमको भी हाँ, उसके लेकिन हिसाब इतनी से हड़बड़ी में कुछ निकलेंगे रणनीति ये बनानी किसी को होती अंदाजा नहीं था और बनानी चाहिए थी, लेकिन और हम अभी नतीजा कुछ इतनी नहीं बड़ी कहेंगे। इतनी बड़ी कैजुअलिटी। ये किसी को अंदाजा नहीं था। जी, लेकिन जनरल एनबी सिंह साहब मेरे आज साथ। अभी ये है जी, कि जी, वॉच एंड वेट इसलिए करना पड़ रहा है। जी, देखिए, वॉच एंड वेट इसलिए करना पड़ रहा है ब्रजेश जी कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था भी चुप बैठी हुई है अमेरिका के प्रभाव की वजह से। तो हम पहले ये तो देखें कि कौन आदमी है जो साथ देने वाला है, जो अफगानिस्तान की मुसीबत में साथ देगा कि नहीं देगा, तभी हम उसके बाद कोई कदम। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल एनबी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देश के बहुत ही जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एनबी सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान के नज़रिए से मैं ये समझना चाहता हूँ कि भारत के लिए जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पर ये कितना बड़ा खतरा है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए थी। दूसरा सवाल, हम एक रीजनल सुपर पावर हैं और इस खित्ते में जो कुछ भी हो रहा है हमारी कोई भूमिका ज़रूर होनी चाहिए थी। ये स्थितियां क्यों हुई कि 3 लाख मिलिट्री वाली एक पूरी फोर्स और पूरी गवर्नमेंट 11 दिन में कोलैप्स हो गई। आपकी आवाज रुक गई है। जी, आप बोले, मैं सुन पा रहा हूं। जी, ओके ब्रजेश जी, धन्यवाद। आपने 2 सवाल मेरे सामने रखे हैं। मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ऐसी 3 लाख की हमें क्या करना चाहिए, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहता हूँ कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई। हमसे पहले जो भी पैनलिस्ट ने अपने विचार रखे हैं वो अभी की स्थिति का बयान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में जो भी हुआ है उसमें 18वीं शताब्दी यानी 1730-35 से ये खेल खेला जा रहा है। आपको पता होगा, एक संगठन खड़ा किया था, वहाँ पे पहले सिर्फ छोटे छोटे ट्राइब्स अपने अपने इलाके में वॉरलॉर्ड्स होते थे, तो उन्होंने
लोया जिरगा नाम का एक संगठन बनाया जी जिसमें सभी पश्तून, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा और करीब 21 और ट्राइब्स ने मिलकर एक संगठन खड़ा किया और उसके बाद वहाँ पे दुर्रानी राजाओं का प्रशासन शुरू हुआ। वहाँ की स्थिति ये है कि बहुत ही विभाजित समाज है। तो एक लाइन में अगर मैं आंसर दूं कि वहाँ ऐसा क्यों हुआ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सामरिक खेल है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक गेम है, जिसमें 19वीं शताब्दी जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे और रूस में ज़ार का शासन था, उस समय दो खिलाड़ी थे, रूस और ब्रिटेन के बीच में अफ़गान वॉर हुए थे, अफ़गानिस्तान में हुए थे और अफ़गानिस्तान पे काबू पाने के लिए हुए थे। उसके बाद ये खिलाड़ी बदल गए, ब्रिटेन हट गया, अमेरिका और रूस के बीच में, जो आपके हमारे जीवन काल में हुआ, आप जानते हैं। आज के समय में वहाँ पे 4 खिलाड़ी हैं, रूस है, चीन है, अमेरिका है और पाकिस्तान भी बीच में एक छोटा सा खिलाड़ी पैर डालकर बैठा हुआ है। तो ये बहुत आसान है कहना कि हम लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं और सारा कुछ ब्लेम अमेरिका पे डाल देना। मेरे विचार में ये सही नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल सभी खेल रहे हैं अपनी तरफ से। चीन क्यों बीच में आया है? 2 छोटे बिंदु दूंगा। उसका इंटरेस्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसने कई हजार करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर अफ़गानिस्तान में सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होगा तो उसका ये बर्बाद हो जाएगा कॉरिडोर, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान में स्थिति खराब होगी तो सिंजियांग में जो उइगर मुस्लिम हैं वो भी खड़े होंगे और चाइना में भी आतंकवाद फैल सकता है। तो हर एक इस तरह से जो 4 खिलाड़ी मैंने बताए, इनके अपने अपने इरादे हैं। चाइना का मैंने आपको बताया, अमेरिका का क्या इरादा है। अमेरिका ने देख लिया कि 2001 से 21 तक 20 वर्ष उसने वहाँ कम से कम 3 ट्रिलियन, कुछ लोगों के मुताबिक $3 ट्रिलियन वहाँ पे डाले और करीब 3.5 से 4 हज़ार अपने सैनिक हताहत किए। और नतीजा क्या हुआ? उनकी भी इंटेलिजेंस असेसमेंट करती है कि हम इसको काबू में नहीं कर सकते हैं, तो वो अब बाहर से खेल खेलना चाहते हैं। रशिया क्या चाहता है? अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहलाते हैं, 4-5 मुल्क हैं, आप जानते हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन सब का एक सामरिक समूह है, उसको कहते हैं CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रशिया के नीचे है। रशिया नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में अफगान के तालिबान का इन्फ्लुएंस, तो इसलिए वो भी चाहता है कि हम इसमें एक खिलाड़ी बने ताकि तालिबान के साथ बातचीत सर, जो ताजा सूरत हाल है, 11 दिन में 3 लाख सैनिकों की मिलिट्री कैसे ढह गई, मैं अचरज में हूं सर। वो इसमें जरूर चाल है। इसमें चाल ये है कि ये पता था यस प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। आपकी आवाज अभी मेरे यस पास प्लीज गो अहेड, मैं सुन रहा हूं जी। आई कांट हियर यू। ओके, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं सर, शुक्रिया आपका। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। कामरान साकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और अफगानिस्तान के मामलों में खासी रुचि रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब, आप थोड़ा लेट डिबेट में ज्वाइन किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि काबुल एयरपोर्ट पर कोई बड़ा धमाका हुआ है, आपके पास क्या जानकारी है? अभी उसके अंदर एक बड़ा अफसोसनाक जो है वो धमाका हुआ है, इतला मिली है, लेकिन इसमें किसी अमेरिकन या जो फॉरेनर्स हैं उनके इंतकाल की जो है वो अभी तक खबर नहीं मिली। ताहम 12 अफगानी अफराद की, यानी जो मुकामी शहरी हैं, उनके जाम बहक होने की इतला है
और बाकी इसमें कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी भी हैं, और ये धमाका जो है वो काबुल एयरपोर्ट का जो मशरकी गेट है उसके करीब जो है वो ये पेश आया है। ताहम ये इतलात अभी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तकरीबन कोई 1 घंटा पहले जो है वो ये इंटरनेशनल मीडिया और जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट हुआ है, तो अभी वहाँ पे रेस्क्यू की और चीज़ों की, क्योंकि क्या इस हमले की जिम्मेदारी कामरान साहब किसी ने ली है? नहीं, अभी तक ना किसी ने जिम्मेदारी ली है, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, और बल्कि यकीनन पाकिस्तान की तरह और इंडिया और बाकी ममालिक भी इसकी यकीनन जो है मजम्मत करेंगे। वो जैसे ही इतलात क्लियर होंगी किसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, उसकी नोयत क्या थी, तो फिर यकीनन इसके सामने जो है वो चीज़ें आएँ। आज तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आपके ही पाकिस्तान के एक मशहूर चैनल ARY को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है। तो आप स्वागत करेंगे तालिबान का अपने घर में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि चाइना, रशिया भी जो है, मेरा अपना तजिया है, गलत भी हो सकता है और आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि ये जल्द जो है वो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी और बरादरी की तरफ देख रहे हैं। ये उसे शायद जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है तालिबान की वहाँ पे कायम है इमारत इस्लामी के नाम से, उसे मुझे लगता है कि ये मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो कबूल करने जा रहे हैं। तो अगर दो बड़ी ताकतें जो हैं वो इसे एक्सेप्ट करती हैं, दोनों पहलू को ले लीजिए, अमेरिका के नज़दीक वो जो जंगजू होंगे वो लोगों पे जुल्म करते होंगे, ख़वातीन के हकूक़ को नुकसान पहुंचाते होंगे, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान और अफ़गानी शहरियों का मौक़िफ़ अगर करीब से जानने की कोशिश करें, सिवाय चंद एक तादाद के, उनकी तादाद 15% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, वो समझते हैं कि हमने कोई आज़ादी की जंग जो है वो जीत ली है। पहले जैसे हमारे पाकिस्तान क्या समझता है कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया या अफ़गानिस्तान गुलाम हो गया? नहीं, गुलामी में तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो गुलामी की तरफ चला गया है, वरना वो सफारती ताल्लुकात मेरा ख्याल है पूरी बंद कर देता, अपना सफारतखाना भी ख़त्म कर देता, और तालिबान उसकी इतनी सुनते भी ना जितनी आज भी सुन रहे हैं, और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें उनसे कोई उन लोगों का से तालिबान से गर्ज नहीं है, हमें उन लोगों की सिक्योरिटी अजीज़ है जो अफ़गान शहरी हैं, जो उनकी ज़िंदगी है उसके ऊपर अगर वो मुस्बत असरार डालती है। पाकिस्तान तो स्ट्रांग सपोर्टर है कामरान साहब तालिबान का, और आज जो स्टेटमेंट आया है तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, साफ कहा है, क्लियरली बोला है कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है। करे तो वो ठीक है, अगर वो क्यों कह रहे हैं कि आप दूसरा घर है उनका? वो गलत है। दूसरा घर तो पड़ोसी हैं, अब क्या हर बंदे से वो दुश्मनी ले ले? वो क्या करे, वो क्या दुश्मनी को ले लें, अपने पड़ोसियों से बिगाड़ लें कि नहीं जी आप हमारे दुश्मन हैं, आप इधर लेफ्ट साइड पे हैं आप भी दुश्मन है, राइट साइड पे हैं आप भी दुश्मन है, ईरान भी हमारा दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो तो ताल्लुकात आलमी बरादरी से बहाल करना चाहते हैं, वो तो अपनी माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, वो तो अपनी माजी में जो उन्होंने गलतियां की, अब देखें ना स्कूल्स वहाँ पे बंद हुए, आज ये अफसोसनाक वाक़े के अलावा मुझे माजी में कोई 1 माह के अंदर पिछले जब से हुकूमत कायम हुई है कोई वाक़या ही बता दीजिए कि खुदा न खास्ता वहाँ पे पेश आया हो। अगर अवाम की ज़िंदगियाँ महफूज हैं और अवाम मज़ाहमत नहीं कर रहे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हमें लेफ्ट राइट पे बैठने वालों को क्या एतराज़ हो सकता है? वो कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। नहीं, लेकिन हमारे साथ ही अफगान के नागरिक बैठे हुए हैं, नईम पठान साहब, वो तालिबान की हुकूमत को खारिज करते हैं, और ये पाकिस्तान जबरदस्ती तालिबान के जरिए अफगानिस्तान पर इम्पोज करना चाहता है। उन्होंने किसी तरह भागकर इंडिया में शरण ली हुई है। वो तो इनकी मजबूरी है ना, आप इन्हें निकाल देंगे, वीज़ा एक्सटेंशन नहीं देंगे, इन्होंने कोई तो इल्ज़ाम लगाना है। पाकिस्तान से हर साल दर्जनों लोग जो है वो UK में US में जाते हैं कि यहाँ पे हम जी अकलियत है, महफूज नहीं है। इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं कि जी यहाँ पे हमसे जुल्म सितम हो रहा है, चीजें हो रही हैं। मुझे आप एक बात बताओ, 1-2 लोग, मैंने आप तो तालिबान के इतने बड़े तरफदार क्यों हैं? आप तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो कामरान साहब टेक इट इजी, इरिटेट मत होइए, मेरे सवाल आराम से लीजिए, अपन आराम से बात करेंगे, डोंट बी इरिटेट। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप तालिबान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं तो एक आपका अपना एक नैरेटिव दे रहा हूँ आपको कि मेरे नज़दीक अगर वो हुकूमत अवाम की वेलफेयर के लिए, मुकामी आबादी की वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है और अवाम उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे मामे खां बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एतराज़ किसी तरह से भी नहीं बनता, ना किसी का बनता है, ना काफी का, ना किसी पड़ोसी मुल्क का। आप एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सब आपका बड़ा एहतराम करते हैं, पर आप इस दृष्टिकोण से भी देखिए, इस सिचुएशन को भी देखिए कि अगर एक मजबूत तालिबान पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। आपके यहाँ आज उन्होंने अफगानिस्तान में किया है
कल को आपके राज्य, आपके देश में भी वही कर सकते हैं और ऐसी चीजें फैला सकते नहीं, कभी हैं। भी आप नहीं हो क्वेटा सकता। वगैरह में देखिए कि उन्होंने उनका बड़ा किस क्लियर प्रकार से। कहा, जो पाकिस्तान। यस प्लीज गो अहेड। वो टीटीपी है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान नहीं है। और इन्होंने अपने उसी तर्जुमान में जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने कई दफा अपनी बयानात में वाज़ह कर दिया है कि हम अपनी अफगान सरहद को किसी पड़ोसी या दूर के मुल्क के पर आप मुझे बताओ, आज अफगान तालिबान ने अगर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर दिया, ऐसी स्थिति में आपके देश के लिए भी खतरा है। ये तालिबान सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, सबसे पहला खतरा ये आपके लिए है। आप ये बात कब समझेंगे? यानी कोई भी मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है या सुपर पावर बन जाता है तो वो क्या दुनिया के लिए खतरा हो जाता है? अमेरिका क्या दुनिया के लिए खतरा नहीं है? अरे तालिबान सुपर पावर बन गया, आप कैसी बातें करते हैं कामरान साहब? यू आर वेरी सेंसिबल जर्नलिस्ट। कब्जा कर लेता है। उसने इराक का क्या हाल किया, उसके अफगानिस्तान का क्या हाल किया, उसे आप क्यों नहीं कहते कि अमेरिका जो है वो दुनिया के लिए खतरा है? सिर्फ एक छोटा मुल्क जो अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था, या चले मान लीजिए वो नाराज लोग हैं, मान लीजिए उन्हें उनसे तो ये कौन से लोग हैं जो अपनी जान बचाकर काबुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं या भागना चाहते हैं? आज जिसको मौका मिल रहा है कामरान साहब, एक मिनट सवाल पूरा होने दें, आप थोड़ा सब्र रखें, मुझे सवाल तो कर लेने दें। आबादी के तनाज़ुर मेरे अजीज दोस्त, मुझे सवाल तो कर लेने दें। आप इतना क्यों इरिटेट हो रहे हैं? मुझे पूरा सवाल कर लेने दें। आप जवाब आराम से दीजिएगा, पूरा समय दूंगा। फिर इतनी बड़ी तादाद में अफगानी भाई बहन हमारे क्यों अपना मुल्क, अपना शहर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं? क्यों? मुझे सिर्फ इसकी ये मिसाल मुझे बता दीजिए, एक अफगानी का नाम ले दीजिए जिसके पास अमेरिकन वीजा नहीं था या अमेरिकन पासपोर्ट नहीं था तो उसे अमेरिका ने अपने पास बुला लिया, बर्तानिया ने अपने पास बुला लिया। किसी एक बंदे का नाम तो दे। मैं ना तो अफगान, ना मैं अमेरिका की पैरवी कर रहा हूँ, ना ब्रिटेन की पैरवी कर रहा हूँ। मैं, मेरी चिंता, मेरा कंसर्न मेरे अफगानिस्तान के भाई बहन है। मेरी चिंता मेरे अफगानिस्तान के भाई बहन है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट अमेरिका और ब्रिटेन। हुक्मरानी के लिए कब्जा किया, इन्हें अमेरिका ने पहले ही वीजे दे दिए कि यार मैं भागूंगा तुम्हारे पीछे पीछे आ जाना। ये वो लोग हैं। आप किसी को वीजे का बगैर देते हैं, अमेरिका देते हैं आप वहां पे अमेरिका में। So you are happy with तालिबान शासन कर रहे हैं जो उन्हें अपने लोगों को। हाँ, ये जरूर है, मैं फिर डिनाई नहीं कर रहा कि 10-15% लोग वो चाहे एयरपोर्ट पे हैं या कहीं पे भी हैं, वो यकीनन। नेक्स्ट राउंड में मैं आपसे और कुछ सवाल करूंगा, विशेष तौर पर जो महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, तरक्की, इन सब बारे में भी बात करूंगा। आपकी बातों से मैंने ये बात तो समझ लिया और हमारे पैनल पे मौजूद लोग और लाखों दर्शक भी समझ गए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हिमायती है तालिबान का। ये हम सब समझ गए और नईम पठान साहब भी जो अफगानी नागरिक हैं वो भी समझ गए हैं कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह जी को इन्वाइट करूँगा इस डिबेट में, हमारे स्टेट है। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कुछ भी अफगानिस्तान के भीतर चल रहा है बहुत ही अफसोसनाक है, घटनाएं हो रही हैं। आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों अफगानिस्तान के भीतर? आपकी क्या सोच है और आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ हो चला है कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, चीन, ये तीनों एक साथ आ गए हैं। और जिस तरह से तालिबान के प्रवक्ता का बयान है वो साफ है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, उनका धर्म एक है, उनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं और वो आपस में सौहार्द के साथ रहेंगे, ये बात कही गई है। लेकिन आज कामरान साकी बैठे हुए हैं, सीमा के उस पार से बैठे हैं, देश की सीमा के वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। वो अपनी सरकार के और अपने लोगों की मंशा के अनुरूप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस देश में जो चर्चा है, जो बातें हो रही हैं, वो सच्चाई ये है कि अगर अमेरिका या भारत किसी का शुभचिंतक नहीं है तो अफगानिस्तान तो मुसलमानों का देश है। दूसरे मुसलमान के देश उनको शरण क्यों नहीं दे रहे हैं? बांग्लादेश और तुर्की, तमाम सारे देशों ने इनको शरण देने से मना कर दिया है। जो उनके अपने धर्म के लोग हैं, एक ही धर्म है इनका सबका। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम शरिया से ये राष्ट्र चलाएंगे, कानून लागू करेंगे, चलेगा। जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात होती है, मतदान से सरकार चुनी जाती है, राष्ट्रपति प्रणाली की बात होती है, तो वहाँ पर धार्मिक आधार पर जो सरकारें चलती हैं वहाँ जनता को कितनी स्वतंत्रता होती है ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए भारत और भारत के लोग चिंतित हैं। भारत ने अब तक 800 लोगों को वहाँ से
तजाकिस्तान और दुशांबे के रास्ते लाया गया है। अभी 200 के करीब नागरिक दूतावास में फंसे हैं। ये सब बातें तो जनरल हो गई विदेशों की। अफगानिस्तान में जो आप बार बार कहते हैं ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा स्थिति ये है कि इतनी महंगाई चरम पर हो गई है काबुल एयरपोर्ट के पास कि 3,000 रुपये में एक बोतल पानी मिल रहा है, 7,500 रुपये का एक प्लेट चावल मिल रहा है खाने के लिए। आदमी गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। 15 साल से ऊपर की औरतों की लिस्ट मांगी गई है। ये सब कौन से कानून में और कौन सी मानवता की दुहाई देने के लिए है? जो सूचनाएं और जो खबरें आ रही हैं, क्या ये झूठी हैं? एक विस्फोट हुआ है, दूसरे की चेतावनी मिली है। कितने लोग मारे गए अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये कामरान साकी इतना हैप्पी क्यों फील कर रहे हैं तालिबान के शासन को लेकर? देखिए, कामरान साकी की मजबूरियां हैं। वो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तालिबान को लोग ISI का दूसरा रूप मानते हैं, पाकिस्तान से प्रायोजित है, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये लोग अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी मुल्क पर, राष्ट्र पर कब्जा कर ले, आप उनसे उम्मीद करते हैं ISI के कामरान साहब, आप बोलने में वीरेन जी को, मैं आपको टाइम दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, तालिबान जो है वो चेहरा है, तालिबान खाली एक, लेकिन वो पाकिस्तान का मोहरा है। और जिस देश की हालत खस्ता है वो दूसरों के घरों में आग लगाकर आज वहाँ लोकतंत्र को जिंदा करने की बात कर रहा है, वहाँ उनकी जनता की बात कर रहा है। कामरान साकी बता रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। अफगानिस्तान में नाजी शासन आपने सुना होगा, जर्मनी में। हाँ। वो तानाशाही, वो दौर आ गया है। आजाद ये हो गया कि चाहे जिसकी बहन बेटी को उठा लो, चाहे जिसके विमान पर गोलियां दागो और लोगों को बंधक बना लो, इस मामले में आजाद हो गया। अरे काजू, अखरोट और मेवा पैदा करने वाला देश, सुंदर लोगों का देश, उसको आपने गोलियों और बंदूक के दम पर जिस तरह से अपहरण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। आप किस बात का भ्रम पाले हैं? पाकिस्तान के पास खुद खाने को नहीं है, दूसरों के लिए बड़ा चिंतित दिख रहे हैं। इनके पास, इन्होंने जिंदगी भर, ये गांव में कहा जाता है जी कि ये दूसरे तपता जिंदगी भर तापे। इनके पास अपन लकड़ी तक नहीं जलाने की, पाकिस्तान के पास जहां मिले वहां ले लो, कभी अमेरिका से, कभी ब्रिटेन से, और आज ये बात करते हैं, दुहाई देते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं खैरात लेने में एक्सपर्ट हैं। अब वही और बचता क्या है? जब महिलाओं का सम्मान नहीं, बच्चों की हालत क्या है? इंसान जानवर से ज़्यादा बदतर हो गया है। और पाकिस्तान की सरकार का उसका पूरा समर्थन है, सपोर्ट है जी। तो जब आतंकवादियों को ही आप मानवता का सबसे बड़ा धर्मगुरु और पुजारी घोषित कर देंगे, तो आपका कौन सम्मान करेगा? आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके 2 टुकड़े पहले हुए थे। बांग्लादेश भी उसके साथ नहीं है आज तालिबान के। अब ये इधर उधर से जोड़ रहे हैं, चाइना से, अमेरिका से। जी वीरेन जी, तमाम सारे लोगों के, जो लोगों के रहमो करम पर होते हैं, तो वो तो ऐसे ही भाषा बोलो, चाहेंगे किसी घर में शांति ना रहे। बहरहाल, जो वतन छोड़कर जा रहे हैं उनके दिल का दर्द, जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनकी बात मैं कहता हूँ कि घर से बेघर हुए, चलो कुछ और तलाशो, और परदेसी अपने देश में एक और ठौर तलाशो। और ज़मीन में कब्र खुदी है और फिजा में हर तरफ कफन, और मुद्दा है मुश्किल मुसाफिर, अब जान बचाएं कि वतन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नईम पठान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, और वो बताएंगे कि वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों के बारे में। नईम पठान साहब, अभी आपने कामरान साकी साहब, जो पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बात सुनी आपने। पाकिस्तान इतना क्यों खुश है कि तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में आ गया? इनकी क्या दिलचस्पी है?
पाकिस्तान की एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा, खुसूसन किसूर की सलाह मशवरे से नहीं अपनी। पाकिस्तान इसलिए खुश है कि पड़ोसी देश हमारे जितना कमज़ोर हो, जितनी ज़ईफ़ हो, उसमें हमारा स्कूल ख़त्म हो गए, हमारे हॉस्पिटल ख़त्म हो गए, हमारी मिलिट्री फोर्स ख़त्म हो गए। पाकिस्तान इसलिए खुश है जो अफ़गानिस्तान में जो बीमार होंगे वो पाकिस्तान में आएगा, अफ़गानिस्तान का जो पैसा है वो पाकिस्तान में आएगा, उनके इनकम चालू हो जाएगा। फोर्स इसलिए ख़त्म कर दिया पाकिस्तान ने हमारी कि अफ़गानिस्तान अगर कल ऊंची आवाज़ बोलेगा, कल अफ़गानिस्तान अगर बढ़ेगा तो पाकिस्तान के साथ हमारी ज़मीन है जो हमने आज से 110, 120, 125 साल पहले दे रखी है। वो जो डॉक्टर नजीबुल्लाह का भी वही डिमांड था, हमारे हर अफगानी का यही डिमांड है कि पाकिस्तान के पास जो हमारी ज़मीन है वो हमें चाहिए, जो हमने पाकिस्तान को दान में दे रखी है वो ज़मीन हमें चाहिए। पाकिस्तान तो इसलिए खुश है कि अफ़गानिस्तान की बर्बादी में, कि अफ़गानिस्तान जो है बर्बाद हो जाए, कि हमसे वो अफ़गानिस्तान का कोई भी बच्चा कल कोई पढ़ा लिखा आएगा, इंजीनियर होगा, कुछ भी होगा, हमसे वो ज़मीन मांगेगा, उस ज़मीन के लिए अपने नारे लगाएगा। तो पाकिस्तान ये भूल गया पर देखिए, आपने सुना कामरान शाकी को ये बड़ा जश्न मना रहे हैं तालिबान के शासन को आने पर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो जश्न इसलिए बना रहे हैं कि अफगानिस्तान की हालात खराब, अफगानिस्तान खराब हो गया। अब उनको तालिबान से कोई मतलब नहीं कि तालिबान आए जाए मारे जिए, अफगानिस्तान की सरकार मारे, उनको मेन मतलब है पाकिस्तान। मैं टाइम दूंगा आपको कामरान साहब, प्लीज हुकूमत खत्म, मैं टाइम दूंगा प्लीज। अफगानिस्तान की हुकूमत खत्म करना, ये है पाकिस्तान की पॉलिसी। पहले हमारी एक अफगानी होती थी, आज अभी 10-15 दिन पहले हमारी एक अफगानी होती थी, पाकिस्तान की 70-80 रुपये बनते थे। आज हमारे एक अफगानी पाकिस्तान के 50 आधी पे रेट आ गया। पहले हमारे एक सिम कार्ड जब हम रिचार्ज करते थे 100 रुपये में, आज वो हमारे सिम कार्ड तालिबान साहब की हुकूमत में या पाकिस्तान किसी की भी हुकूमत मान लो या सरकार की हुकूमत मान लो, आज हमारे एक सिम कार्ड जो 100 रुपये का था वो 150 का हो गया, उसमें 50 रुपये इनकम अलग से चालू हो गई। एक तालिबान के प्रवक्ता ने आज एक स्टेटमेंट दिया है नईम पठान साहब, कहा है कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है। तो मैं क्यों न मानूं कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो अगर ये वो तालिबान साहब कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, तो अफगानिस्तान में अभी देखो जितने भी हमारे अफगानी है, बस उसके बाद तो मुश्किल से 10-20 हज़ार तालिबान होंगे। बाकी जो लाखों के हिसाब से कहाँ से आई ये पाकिस्तान के तालिबान है, जो तालिबान अपने लिए इन्होंने अपनी दाढ़ी छोड़ दिया। हमारे जैसे पड़ गया मान लें कि अफगानिस्तान के सीधे साधे लोग हैं, इनको कैसे भी बेवकूफ़ बना दो, इन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी छोड़ दिया और अपने लिए पगड़ी बांधना शुरू कर दिया, टोपी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान बड़े। ये हमारे फेस में हमारे अंदर आ गए। अब जब ये हमारे फेस में हमारे अंदर आ गया, अब इनको हम किसी से भी पूछते हैं एक शहर, ये हमारे को अगर हमारे शहर में आते हैं हम इससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के हो, वो हमारे को बोलते हैं कि हम उस शहर। जी मैं चाहता हूं कि आप कामरान साकी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं 1 by 1। मैं कामरान साकी साहब को मौका देता हूं। कामरान साहब, बड़े सीरियस एलिगेशंस नईम पठान साहब ने लगाए हैं, गो अहेड प्लीज। मुल्क से, जमीन से, मट्टी से प्यार होता है ना, वो उसके खिलाफ ना कोई लफ्ज सुनता है और ना इसे छोड़ के आता है, और ना चाहे वो उसके लिए उसे जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। अगर इतने मुहब्बे वतन है तो ये वहां पे क्यों नहीं है, ये इंडिया जैसे मुल्क के अंदर क्यों मौजूद है। जहां तक बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अफगानियों के लिए, कम से कम अफगानियों के लिए, तालिबान का मामला चले आप छोड़ दीजिए, वो आपके लिए मुतनाज़ा है। अफगानियों के लिए यकीनन पाकिस्तान दूसरा घर है। उसकी मिसाल वो जिंदा हजारों लाखों अफराद हैं जिन्हें मुख्तलिफ क्राइसिस के अंदर, मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ वहाँ पे जब जंगें हुई, चाहे वो सऊदी यूनियन की तरफ से था, चाहे अमेरिकन थी, चाहे तालिबान। आप इनके देश में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का क्या हक है कि अफगानिस्तान के भीतर आप दखलंदाजी करें? और एक शहरी खुलेआम ये आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिबान के लोग अफगानिस्तान में जाकर वहां अस्थिरता फैला रहे हैं, इनस्टेबिलिटी ला रहे हैं। पाकिस्तान में खुद की हालात इतनी खराब है, वो हमारे क्या पाकिस्तान जो पहले जो अफगानिस्तान में जो 40 सालों से 45 सालों से जो लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान महाजर जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान हमारी रहम करम पे पड़ा। क्या करें, अपनी जान गंवा दें? आपके आतंकवादी उनकी हत्या करने आप चाहते हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु पावर है, ये तो अफगानिस्तान के उन्होंने अफगानिस्तान के राशन खा के पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान के पास तो पहले कुछ भी नहीं था। एक अफगान नेशनल हमारे साथ हैं, दूसरे पाकिस्तान वालों ने तो इन्होंने टेंट दिया था। दोनों की बातें सुनिए आप। सर मैं आपको अफगान नेशनल यहाँ पे, आप मुझे 15 मिनट दें, मैं नीचे से रोड से कितने कहते हैं मैं पकड़ के लाता हूँ, वो आपको बताएंगे कि मैं मुतमिन हूँ।
आप लाइव रुकिए, मैं आपको भी नीचे से ला के देता हूँ। अरे नहीं, पठान वहीं के रहने वाले शहरी हैं, उन्हें पाकिस्तान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्हें आप वापस भेज देंगे जब आप कहेंगे। अरे बाबा मुझे सर्टिफिकेट सुनने चाहिए, मेरा खुद का देश बाबा, ये मेरा खुद का देश है, उसका नाम अफगानिस्तान है, मेरा झंडा मालूम है, मेरा तिरंगा है, मेरा घर है, मैं कोई गरीब नहीं हूँ घर से जो पाकिस्तान के रहम करम पे रहूंगा, बल्कि पाकिस्तान हमारे रहम करम। आज ये बात क्लियर हो गई, पाकिस्तान की स्टेक क्या है अफगानिस्तान के भीतर। जो आ रहा था आप दोनों कृपया रुकिए। रविंद्र शुक्ला जी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, लीडर भी हैं, फार्मर मिनिस्टर हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। रविंद्र शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? रविंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। यस प्लीज गो अहेड। जी सुन रहा हूं। ब्रजेश जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अफगान सरकार ने पहले भी एक बयान दिया था कि 13 आतंकवादी गुटों ने मिलकर के वहां पर तालिबान बनाया था। अगर स्मरण करें तो आपको लगेगा कि उसमें पाकिस्तान के तमाम नागरिक हैं जो वहां पर तालिबान का काम कर रहे हैं। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम है तालिबान का, वो पाकिस्तान का प्रायोजित कार्यक्रम है। और जहां तक सवाल है, कामरान जी जो बात कर रहे हैं, इनके असल में दिमाग में मानवता जो है मर गई है पूरी तरह। इनको ये नहीं लगता कि वहां की बच्चियों के साथ जिस तरह का कुकर्म हो रहा है, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, और अभी नहीं, तालिबान पहले भी जब सरकार स्थिर हुई थी और इस तरह काम उन्होंने किए थे, क्या लोगों को मालूम नहीं है क्या? बोल लेने दें कामरान साहब प्लीज। देखिए कामरान जी, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। कामरान जी, मैं एक शब्द नहीं बोला, आप बोलते रहे। आप रविंद्र जी बोलिए। एक शब्द नहीं बोला जी। कृपा करके, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आप उसका मर्यादा का पालन करिए जी। बोले। केवल एक बात कहता हूं कि आप जितने तालिबानों की लिस्ट बनेगी, आपको लगेगा कि इसमें आधे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, इटली का जहाज उड़ा और उसके ऊपर तालिबानियों ने जो गोलियां दागी, वो तो प्रभु की कृपा थी कि पूरा इटली का जहाज बच गया किसी तरह। जरा बता दीजिए वो कौन सा मानवता का काम था? ये जो घर घर घुस कर के लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, ये कौन सा मानवता का काम है? उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि लड़कियां सब अपने घर में कैद हो जाएं, अब कोई स्कूल नहीं जा सकता। पाकिस्तान के लिए रविंद्र जी ये सब न्यू नॉर्मल है। थोड़ा इस राउंड में मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं ओंकारनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। ओंकारनाथ जी, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को बॉर्डर पे बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, जो शरणार्थी आ रहे हैं, अभी तो जो जहाज़ से आप लाए हैं उसकी बात है, लेकिन जो बच बुचा के आ रहे होंगे उसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं तालिबानी उसके अंदर अपने कुछ आदमी न भेजें जो यहाँ आके तोड़फोड़ करने की कोशिश न करें। लिहाजा सरकार को इस मामले में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और इसको सरकार को सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और इधर तालिबान हो गया है, और हम एक ऐसे देश से लड़ रहे हैं जिसमें कोई शासन नहीं है जी। सब कबायली लोग हैं, कोई किसी ग्रुप का इंचार्ज है, कोई किसी ग्रुप का इंचार्ज है जी। तो इससे लड़ने के लिए हमको एक फुल प्रूफ योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार से तो लड़ा जा सकता है, किसी भी देश से लड़ा जा सकता है, गिरोहों से नहीं लड़ा जा सकता। यू आर राइट। ऑलराइट, मैं एनवी सिंह साहब को इसी विषय पर आमंत्रित करता हूं। एनवी सिंह साहब, सामरिक तौर पर भारत को क्या तैयारी करनी चाहिए और तालिबान हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? मेरी समझ में ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान से हमें आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट खतरा नहीं है। वो इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल पाकिस्तान पीओके में LAC पार करके आतंक फैलाने के लिए कर सकता है। LAC के ऊपर हमारी जिस तरह की व्यवस्था है, बड़े झुंड में तालिबान कभी अंदर नहीं आ सकता है। कई लोगों ने, आप कई टीवी चैनल्स पे जो अमेरिकी हथियार उनके पास, उनके हत्थे आ गए हैं, उनका चर्चा करते हुए बताया कि इनसे हमें बहुत खतरा हो सकता है। आपको बताता चलूं कि पहाड़ी इलाके में ना तो जो अमेरिकी टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां छूटी हैं उनका तालिबान इस्तेमाल कर सकता है, ना उनके कोई नाइट विजन डिवाइसेस की रेंजेस होती हैं, वो थोड़े दूर के लिए होती हैं। सिवाय स्नाइपर राइफल के
जो उनके हाथ में एक नई चीज़ आ गई है जिसका वो हम पर इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे सुरक्षा कर्मियों पर दूर से मार करने के लिए। लेकिन इसके लिए पूरे JNK में जिस तरह की सामरिक व्यवस्था भारत की तरफ से है वो काफ़ी है। जी मैं दूसरे पहलू पे जाना चाहूँगा। काफ़ी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान क्यों तालिबान का समर्थन कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्यों नहीं करेगा? उसी ने पैदा किया तालिबान को। आप भूल रहे हैं कि 80 के दशक में अमेरिका की फंडिंग से जी रूस को हटाने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को हथियारबंद सर, ये करके कामरान जी इतने तालिबान में हैप्पी भरा क्यों गया। है, इतना जश्न क्यों मना रहे हैं? नागरिकों को हथियारबंद अफगानिस्तान को अगर तालिबान ने कब्जा किया, ये क्यों इतना हैप्पी हैं? जश्न इसलिए मना रहे, मैं बताता हूँ। उसके दो वजह है जश्न में। एक तो चीन को लगता है कि तालिबान पर वो कंट्रोल कर लेगा और उसके माध्यम से अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा और उसके CPEC के प्रोग्राम में उसको सफलता मिलेगी। जी तो इस तरह ये जो प्यादा है चीन का पाकिस्तान, वो समझता है कि मैं बड़े भाई की मदद कर पाऊंगा तो उसको कुछ गुडी पॉइंट मिलेंगे। एक बिंदु ये है। और दूसरा वो जिसकी चर्चा हमने पहले की, जिसकी वो बार बार धमकी देते हैं कि तालिबान एक बार अफगानिस्तान से फ्री होंगे तो वो POK में उनके पास अवेलेबल होंगे। मेरे पास सर वक्त खत्म हो गया है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। नईम पठान साहब आपका, कामरान साकी जी आपका, और आप मेरे पैनल मौजूद रवीन शुक्ला जी, NB सिंह साहब और ओंकार नाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।